हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज नेहरा है। मैं पानीपत हरियाणा की रहने वाली हूँ। यूपी पीसीएस 2018 में मैंने रैंक 1 हासिल की है और यूपी पीसीएस में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले ही अटेम्प्ट में कामयाबी मिल गई है। इससे पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी की है और उसमें मैंने अपने अटेम्प्ट भी दिए हैं, बट वहाँ मुझे कभी इंटरव्यू तक फेस करने का मौका नहीं मिला। उसके लगातार मैंने 3 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर मेंस मेरा 2 नंबर से मिस आउट हो गया था। तो मेरी प्रिपरेशन 2014 के एंड से ही स्टार्ट हो गई थी। 2015-16 से मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया था। तो ये बहुत लंबा एक टाइम था, बट अल्टीमेटली एक सक्सेस बहुत अच्छी होती है तो आपको वो रिग्रेट नहीं होता है कि आपने इतना सारा टाइम इस चीज़ को दिया। अल्टीमेट एम मेरा था कि मुझे इसी को करना है, इसीलिए मैं लगी हुई थी। मेरा बैकग्राउंड जो था वो केमिस्ट्री से था। मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री ऑनर्स किया है और ग्रेजुएशन तक मेरा कुछ नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आना है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। जब साइंस से आप ह्यूमैनिटीज़ में स्विच करते हैं तो आपको थोड़े नंबर ऑफ़ आवर्स भी ज़्यादा डालने पड़ते हैं, आपको थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इनिशियली मुझे लगता था कि मुझसे होगा ही नहीं। जब मैंने इस फील्ड में एंटर किया तो मुझे प्रेसिडेंट की पावर्स तक नहीं पता थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। मेरा बिल्कुल लिंक नहीं था पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मैंने कभी इस चीज़ को अपने स्कूल में कभी पढ़ा था, बट मुझे उससे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं इसको कैसे करूँगी। बट मैंने धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया। इनिशियली टाइम लगा, बट धीरे धीरे इस प्रोसेस को मैंने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। जब लगातार मेरे वहाँ पे 4 अटेम्प्ट ख़त्म हो गए तो मुझे लगा कि अब मुझे शायद अब किसी स्टेट पीसीएस के लिए ट्राई करना चाहिए। मैंने हरियाणा भी दिया था, बट वहाँ मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू की। इसका जो पैटर्न है और जो इसका सिलेबस है वो बिल्कुल यूपीएससी जैसा है, जिससे मुझे बहुत ईज़ रही। बट मेरे को था कि मुझे कुछ करना है और इसमें शायद कुछ हो सकता है। मैंने बहुत सिंसियरली जितनी मेरी 4-5 साल की मेहनत थी, जितना मैंने वहाँ से गेन किया, मैंने इसमें पूरा यूटिलाइज़ करने की कोशिश की। उसको ब्रश अप किया, वीडियोस देखी, कुछ कहीं ऑनलाइन पोर्टल से मैंने अपने नोट्स को एनरिच किया, बट अल्टीमेटली फिर मैंने उसमें किया। आज डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ। इस एग्ज़ाम को 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी रही है उसमें मैंने इसको बहुत इंटीग्रेटेड मैनर से किया है, जिसमें मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को सेग्रीगेट ना करके उसको मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर किया था। तो प्रीलिम्स के लिए बस डिफरेंस इतना था कि प्री में आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना होता था और मेंस में आपको थोड़ा आंसर राइटिंग पे फोकस करना होता था। तो मेरा जो रहता था कि सबसे पहले सिलेबस को थॉरली ऑब्जर्व किया मैंने मेंस के। तो ये ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी था, तो मैं पहले मेंस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो इतना टफ नहीं था। तो मेरा फोकस रहता था कि मेरे पास जितना सिलेबस में जो भी वर्ड मेंशन है उसका मेरे पास एटलीस्ट 1 पेज होना चाहिए। तो मैं उससे रिलेटेड मटेरियल प्रिपेयर करती थी। मटेरियल प्रिपेयर करते हुए मेरा ध्यान रहता था कि उसमें मुझे ज़्यादा फोकस ये करना है कि उसको मुझे एक पेपर ओरिएंटेड नहीं बनाना है। जैसे पेपर 1 के अगर मैं किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रही हूँ, लेट्स से अगर मैं सोसाइटी पे या विमेन पे कुछ बना रही हूँ, विमेन से रिलेटेड मैं सिर्फ उसको एक सोसाइटी तक, सोशल एंगल नहीं उसमें मेरा रहता था कवर करना, उसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल हर चीज़ से लिंक करना होता था। और अगर कोई एग्जाम्पल होता था तो मैं उसमें वो भी इनकलकेट करने की कोशिश करती थी। तो इस तरीके से मैंने सारे जितना टॉपिक मेंशन थे उन सब की मैंने एक अच्छे से नोट्स बनाए जो बहुत मल्टी डायमेंशनल थे, जिसमें कुछ भी डायमेंशन मिस आउट ना हो इसका मैं ध्यान रखती थी। तो उन सब चीज़ों का बना के, जैसे पेपर 1 में हमने सोसाइटी पढ़नी होती है, जो हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, तो इन सब चीज़ों के मैंने मटेरियल नोट्स बनाए थे। उसकी प्रीलिम्स में ये हेल्प होती थी कि जब मैं उसके प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मैं उसको पढ़ती थी, मैं थोड़ा फैक्ट्स पे ध्यान देती थी, स्टैट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि यूपी पीसीएस डायरेक्ट आपसे फैक्ट भी पूछते हैं तो कि विमेन का लिटरेसी कितना है, तो वो ऑब्जेक्टिव में भी यूज़ हो जाता था और वो मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ हो जाता था। ऐसे ही पेपर 2 में जिसमें पॉलिटी है, आईआर है, तो उनसे रिलेटेड जब मैं नोट्स बनाती थी तो उससे मेरा करंट वाला एरिया भी प्रिपेयर हो जाता था प्रीलिम्स के लिए, और साथ साथ मेरे पास मेंस के भी नोट्स बन जाते थे। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को प्रेफर किया था। लक्ष्मीकांत की थॉरो रीड किया मैंने उस बुक को, और फिर उसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन तीनों को मेरा मेन रहता था कि इन तीनों को हर आंसर में यूज़ किया जाए। जैसे कंक्लूड करते हुए कि इट्स आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू डू दिस,
तो मेरा फोकस रहता था कि या तो फंडामेंटल राइट से कंक्लूड करना है, या डीपीएसपी से मुझे कंक्लूड करना है, या फंडामेंटल राइट से मुझे कंक्लूड करना होता था। तो उसका मैं कंक्लूजन के लिए मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 की 11 बहुत अच्छे से याद की थी, जिसमें आप हर फंडामेंटल ड्यूटी को आप किसी ना किसी एंगल से जोड़ सकते हैं। तो पेपर 2 के लिए लक्ष्मीकांत और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए विजन की बुकलेट्स आती हैं करंट अफेयर्स की, तो आप उसमें जो एक 365 मेंस करके भी आप बुकलेट आती है, उसमें आपको सारे जो भी करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं आप उनको इजीली कवर कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं करती थी। ऐसे ही पेपर 3 में जिसमें इकॉनमी है, साइंस एंड टेक है, डिज़ास्टर है, तो इन सब चीज़ों के लिए डिज़ास्टर के लिए मैंने एक ARC की जो रिपोर्ट आती है उसमें जो क्राइसिस मैनेजमेंट नाम की जो रिपोर्ट थी उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, और उसके ब्रीफ नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, जो बहुत आप उसको इंटरव्यू में भी कोट कर सकते हैं और आपकी वो ऐसे राइटिंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो उसके मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना के रखे हुए थे। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और वो आपको वैसे कोई बुकलेट भी मिल जाती है, बट मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे जिसको मैं बार बार रिवाइज़ करती थी। और इकॉनमी के लिए बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करके उसके मैंने थोड़ा स्टैट्स निकाले थे कि अभी कितनी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है, किस सेक्टर को कितना पैसा मिला है, हमारा GDP कंट्रीब्यूशन कितना है, उसमें हमने हेल्थ के लिए कितना हमारा GDP जाता है, एडुकेशन में कितना है। तो उन सब चीज़ों के मैंने छोटे छोटे नोट्स बना के रखे थे। तो इसके अलावा जो इकॉनमी है उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक बुक तो नहीं पढ़ी थी, बट करंट अफेयर्स से उससे रिलेट करना होता था, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, और सिलेबस के एक एक लाइन के मैंने नोट्स बना के रखे थे। तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पेपर 1 और पेपर 2 को आप मल्टी डायमेंशनल बना सकते हो, बट पेपर 3 में मेरा ज़्यादा फोकस रहता था प्रॉज एंड कॉन्स का। हर के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो उनके काउंटर पॉइंट्स और जो पॉजिटिव्स हैं उन सब चीज़ों को करना, और एक ना एक गवर्नमेंट की स्कीम लिखना मेरा कंक्लूजन में रहता था। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, वो मैंने बहुत अच्छे से याद किए थे। उन गोल्स के आगे, हर गोल के आगे मैंने लिखा था कि अगर ज़ीरो पॉवर्टी या नो पॉवर्टी ज़ीरो हंगर, इन सब चीज़ों को आप कौन कौन से पेपर में यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी एडुकेशन वाले आप SDG को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने SDG बहुत अच्छे से लर्न किए थे, उससे मैं अपने आंसर को कंक्लूड करती थी। इसके अलावा पेपर 3 पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था डायग्राम्स बनाना, माइंड मैप्स की हेल्प से मैं अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा भी लगता है और स्पेस भी कवर हो जाता है। हमारा मेन टास्क जो रहता है वो हमें 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने का रहता है। ऑल्दो मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, बट मेरा मेन फोकस यही रहता था कि हर आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। जैसे RTI पे अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसको बीच में एक ट्रायंगल बना के, ऊपर प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, फिर हम साइड में यहाँ पे और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऐसी चीज़ों से माइंड मैप्स बना के कुछ डेटा को कोट करके, इसलिए मैंने इस हेल्प से मैंने इस चीज़ को कवर करने की कोशिश की थी। पेपर 3 में ज़्यादा फोकस मेरा डायग्राम्स, स्कीमेटिक डायग्राम्स और माइंड मैप्स पे रहता था, जिससे आंसर्स इजीली आप और बहुत ब्यूटीफुल मैनर में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इतने एफर्ट्स नहीं डालता कि वो आपके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, तो इसीलिए आप उसके लिए भी टास्क ईजी करते हो और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इंट्रो में किसी डेटा को डालना, बॉडी को आप पॉइंट्स या माइंड मैप्स की हेल्प से आपको करना, और कंक्लूड करते हुए SDG डालना, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स डालना। हर सेक्टर वाइज 5-5 स्कीम्स मैंने की थी। प्राइमरी सेक्टर के लिए 5 स्कीम, एग्रीकल्चर का कितना हमारा GDP है, कौन कौन सी स्कीम्स अभी ईजिली अवेलेबल हैं, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे थे। फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, और जितना भी टॉपिक था जो सिलेबस में है, मैं बार बार इस चीज़ पर स्ट्रेस डाल रही हूँ कि सिलेबस की एक एक पॉइंट के आपके पास नोट्स होने चाहिए और आप उसको हर पेपर में यूज़ करोगे। जैसे अगर माल न्यूट्रिशन पे कोई क्वेश्चन है तो वो आप सोसाइटी वाले पेपर में भी यूज़ करोगे, वो आप पॉलिटी वाले पेपर में भी गवर्नमेंट की शॉर्ट कमिंग्स में आप डाल सकते हो कि हमारा माल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा है, इतना हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, बट उसको हमने अच्छे से नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी के क्या रीजंस हैं। इन सब चीज़ों की हेल्प से आप उस अपने आंसर को और ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हो। और डिज़ास्टर के अलावा साइंस एंड टेक एक ऐसा पार्ट था जो मेरा पर्सनली इतना अच्छा नहीं था, बट उसके लिए मैंने कुछ बुकलेट की थी 1-2, और ज़्यादा फोकस इनका साइंस में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है। तो उसमें कोई पॉलिसी जो साइंस से रिलेटेड चलाई हो, या फिर अभी हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमने कोई मिशन अगर हमने लॉन्च किया है,
GSLV PSLV इन सब चीज़ों के बारे में शॉर्ट मैंने नोट्स बनाए थे। बस हाँ, मेरा इतना फोकस भी रहता था, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई, एक टेक्नोलॉजिकल एंगल ज़रूर डालना एक हर पेपर में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मेन जो टास्क रहता है वो अब इसकी वजह से इतना ईजी हो गया है कि आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स को यूज़ करना डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, UAVs को यूज़ करना, उसके 2-3 एग्जांपल्स को करना, तो उन सब चीज़ों से आप अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हो और उससे एक आपकी बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच पे दिखती है कि हाँ, आप टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में। फिर पेपर 4 आता है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा यूज़ है उस पेपर का। तो पेपर 4 एक ऐसा पेपर था जिसको हर स्टेज पे और हर मैंने पेपर में यूज़ करने की कोशिश की। एथिक्स था, इसको मैंने जब जो प्री और मेंस के बीच का टाइम होता है उसमें मैं इसको हर रोज़ कुछ ना कुछ अपनी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करती थी और ये कोशिश करती थी कि पेपर 4 का एंगल हर पेपर में आना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका एक अलग से सब्जेक्ट नहीं है, बट वो आपका एक फीलिंग बहुत अच्छी करता है हर आंसर में, उसको वो बहुत एक डायमेंशन बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, तो उससे बहुत अच्छी और एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। तो पेपर 4 को मैंने बहुत अच्छे से किया था और हर जितनी भी उसमें क्वालिटीज़ मेंशन है, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उससे रिलेटेड 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स मैंने याद किए थे, जैसे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है पीस में मिला है, या फिर कोई ऐसी स्कीम है, कोई ऐसा NGO है, उन सब चीज़ों को मैंने पेपर 4 में अच्छे से यूज़ किया। सोशल रिफॉर्मर्स को मैंने यूज़ करने की कोशिश की थी, गांधी जी का नाम, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा फोकस रहा था और पेपर 4 मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैंने उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया। इस पेपर में पूरे पैटर्न में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी वीकनेस पे भी काम करो, बट मुझे लगता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको आप बिल्कुल निगलेक्ट ना करो ये सोच के कि ये हो ही जाएगा, बल्कि उसको आप और अच्छा करो और उसकी हेल्प से जो आपकी वीकनेसेस हैं आप उसको कवर करने की कोशिश करो। जैसे मेरा साइंस एंड टेक का पार्ट थोड़ा वीक था, तो उसमें मैंने बाकी एरियाज़ को बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि मेरा उसमें कुछ क्वेश्चंस छूटे भी थे, बट फिर भी मैं सेटिस्फाइड थी कि जो मैंने लिखा था वो बहुत अच्छा था, तो उस हेल्प से आप कर सकते हो। और लास्ट में आता है हमारा एस्से का पेपर एक ऐसा होता है कि वो पूरा GS है। अगर आपका ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आपने बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपका एस्से बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि UPSC में 2 एस्से हमें लिखने होते हैं 3 घंटे में, और यहाँ हमें 3 एस्से लिखने होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू रहता है, बट वो बहुत इजी हो जाता है। मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी थी वो ये था कि मैंने सोचा था कि मैं अपने एक एस्से को एक स्टोरी से स्टार्ट करूँगी, एक को मैं स्टैटिस्टिकल डेटा से स्टार्ट करूँगी, और जो मेरा थर्ड था उसको मैं कोड से स्टार्ट करूँगी। मैंने यही वाली स्ट्रैटेजी वहाँ पर अडॉप्ट की थी। तो जब आप किसी स्टोरी से स्टार्ट करते हो तो आप एक लूप क्रिएट करते हो, आप बहुत एंगेजिंग बनाते हो अपने एस्से को, कि एग्जामिनर को पढ़ते हुए उसको थोड़ा अच्छा लगे। तो मेरा ध्यान वही रहता था कि मैं स्टोरी को स्टार्ट करके और एंड तक जब मैं उसको करूँ तो वो पूरा एक लगे कि वो पूरा डिसकनेक्टेड ना लगे, बट लगे कि आप उससे रिलेट करते जा रहे हो अपने उसको, और सारे पेपर्स की उसमें नॉलेज को मैंने यूज़ करने की कोशिश की थी। फिर ऐसे मेरा रहा था, उसके साथ साथ थोड़ा सा डायग्राम्स पे मैं फोकस करती थी, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थे, जब इंडिया चाइना का था तो मैं उसमें एक डायग्राम बनाती थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करके चाइना को दिखा के। अगर आपकी मैप की नॉलेज ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मुझे थोड़ा मैप्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने बहुत मैप्स बनाए थे। IR वाले पार्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के, और पेपर 1 जो ज्योग्राफी था उसमें भी थोड़ा ओशन करंट्स के लिए भी मैंने वर्ल्ड की बाउंड्रीज़ बनाई थी। अगर आपका उतना अच्छा नहीं है तो आप बॉक्सेस की हेल्प से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इन ऑल आप अपने आंसर को जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओगे कि एग्जामिनर का मन करे आपको मार्क्स देने का, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इतने सारे डेटा और स्टैट्स पढ़ने से अच्छा है बहुत जगह से कि आप एक एक चीज़ पढ़ लो। पॉवर्टी से रिलेटेड एक ऐसा डेटा याद करो, किसी कोपेनहेगन जैसे डिक्लेरेशन की एक डेफिनेशन पॉवर्टी की बहुत अच्छी है, जो मिनिमम सब्सिस्टेंस वाली चीज़ है, उसको आप एक याद कर लो और आप उसको हर पेपर में यूज़ करने की कोशिश करो। तो कम करो बट उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपके बहुत आंसर्स बचे हैं तो आप उसमें फटाफट से एक डायग्राम्स बनाने शुरू कर दो। सर्कल में आप कुछ चीज़ लिख के और एरोज़ बना के आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे गवर्नेंस पे कुछ आता है तो उसमें जो रीकारपेट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, ट्रांसपेरेंसी, उन सब चीज़ों की हेल्प से आप कर सकते हैं।
और ये मेरी मेंस की स्ट्रेटजी रहती थी। तो इसमें बस मेरा जो मेन जो फोकस था, अगर हम ब्रीफ में बोलें तो बस यही था कि पेपर को सेग्रीगेट ना करके सारे पेपर को एक ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करना और एक दूसरे पेपर में उसको यूज़ करना, ताकि आपका एक सिंगल आंसर आपका मल्टी डायमेंशनल हो। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर आपको पॉइंट्स नहीं भी याद हैं, अगर आप अपने माइंड में ये बिठा के गए हैं कि ये अगर हमारा चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया तो मैं एक चाइल्ड की हेल्थ पे फोकस करूँगी, मैं उसका एक पॉलिटिकल एंगल डालूँगी कि स्कीम्स की क्या क्या है चिल्ड्रन के लिए सॉरी। तो उस चीज़ पे मेरा ध्यान रहता था कि आप कितना उस चीज़ को मल्टी डायमेंशनल बना रहे हो, कितने तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये मेरी मेंस की रहती थी। प्रीलिम्स के लिए भी यही था कि मैंने मेंस से इसलिए स्टार्ट किया कि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी। मैंने प्रिपरेशन, जिसके पास अभी टाइम है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना शुरू करें। प्रीलिम्स में बस आपको इतना करना होता था, जो आपने मेंस के लिए थोड़े बहुत स्टैटिस्टिकल फिगर्स याद किए हैं, अर्बनाइजेशन का डेटा यूज़ किया है, आप उसको थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए याद करो, क्योंकि वो डायरेक्ट आता है। आपने जो स्कीम्स याद की हैं आप उसको डायरेक्ट वो पेपर में पूछते हैं, आप कर सकते हो। उसके अलावा बस थोड़ा फोकस ये रहता था कि ऑब्जेक्टिव्स मैं थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा करती थी। जो घटना चक्र वाले ऑब्जेक्टिव्स रहते थे उसमें आपका ज़्यादा फोकस ये रहना चाहिए कि मैं जब प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रही थी तो मैं 2-3 घंटे अपने देती थी उसको, कि मैं सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव्स ही कर रही हूँ। मैंने घटना चक्र जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी की एक आर्थिकी करके बुक आती है, उसको मैंने बहुत थॉरली किया था। 2 बार मैंने उनको रिवाइज़ भी किया था। साइंस के लिए मैंने ल्यूसेंट को प्रेफर किया था। ल्यूसेंट की हेल्प से जो साइंस जो थी वो बहुत इजी भी हो गई थी, क्योंकि साइंस का घटना चक्र बहुत मोटा था, तो मुझे वो फिजिबल नहीं लगा करना पर्सनली। अगर आपके पास टाइम है तो वो ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का थोड़ा वेटेज रहता है, तो करंट अफेयर्स की कोई ना कोई बुकलेट आप कर सकते हो, किसी भी बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। और स्टडी IQ की बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं जो ज़्यादा मोनोटोनस भी नहीं होती हैं, और आप उसको ईजिली कवर करके आप कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी थी। उसके अलावा इंटरव्यू इसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जिसमें आपको एक्चुअल में मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। आपका एक वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, जिसमें उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो आपने प्री और मेंस के लिए जो आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच थे, आप उसी को दिखाओ। आपसे अगर वो कुछ क्वेश्चन पे पूछ रहे हैं तो आपके आंसर करते हुए वो आना चाहिए कि आप सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे हैं, आप इकोनॉमी के बारे में भी सोच रहे हैं, आप एनवायरनमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे वो दिखता है आप जब आप आंसर करते हो। तो ऐसे मेरा ये तीनों स्टेजेस के लिए मैंने कवर किया। और इसके अलावा मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफ़ी है, जिसके लिए मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। बट अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफ़ी नहीं है, GS के लिए अगर आपको ज्योग्राफ़ी करनी है तो उसके लिए आप सिर्फ 11th और 12th के NCERT कर सकते हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें जैसे मॉनसून से रिलेटेड कुछ डेटा मिल रहा है, उन सब चीज़ों पे या जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है सिर्फ उसके नोट्स बनाओ, उसके बियॉन्ड नहीं पूछते हैं। UPPCS में तो नहीं पूछते हैं। और मैंने ऑप्शनल के लिए सविंद्र सिंह की बुक्स की थी और माजिद हुसैन की थी मैंने ह्यूमन ज्योग्राफ़ी के लिए। इंडियन ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने DR खुल्लर की थी। तो ये मेरी ऑप्शनल की रहती थी। बट मेरा बस मेन फोकस यही रहता था कि ऑप्शनल का जब मैं आंसर कर रही हूँ तो उसमें मेरा एटलीस्ट एक डायग्राम और एक मैप मेरा हर आंसर में होना चाहिए। इस चीज़ पे ध्यान मैं देती थी और ये मेरी टोटल स्ट्रैटेजी थी। तो बस मैं इसके माध्यम से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि कोई चीज़ इतनी भी मुश्किल नहीं होती, बट पेशेंस रखना चाहिए और उससे ज़्यादा आपको अपने पे ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं, आपका वेस्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली आपकी सक्सेस से आपको इतनी खुशी होगी कि आपने जो इतना टाइम दिया है, जो आपका ये ग्रेजुएशन से और आपकी सक्सेस में जो टाइम है आप उसको जस्टिफाई कर सको, तो आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता आपने कभी भी किसी भी डिसीज़न पे। तो आज मुझे बहुत खुशी है। बट मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि कुछ काम मुश्किल नहीं होता, पेशेंस रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, बहुत ईमानदारी से आप पढ़िए, जो आप करते हैं आप उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, उसको लिख कर देखिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हाँ उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। बहुत मोटिवेशन और बहुत पॉजिटिविटी के साथ प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करती थी। मेरी हॉबी जैसे पोइट्री राइटिंग है, तो मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, इनर मोटिवेशन के लिए पोएम्स लिखती थी, पोएम्स पढ़ती थी, कुछ यूट्यूब चैनल्स देखती थी, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स बनाना, फ्रेंड्स के साथ रहना, एक ग्रुप में डिस्कशंस करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत हेल्प मिली। थैंक यू सो मच।